अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फ़िज़िक्स लेक्चर। और आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 11 शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम पे बात करनी है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और उसकी कंडीशन डिस्कस करनी है। तो बड़ा मुख्तसर सा लेक्चर है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या मतलब है उसका? अ बॉडी is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity। या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यानी कि एक ही बात है, दैट इज अ नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी। अ नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी is said to be in equilibrium, is said to be in equilibrium is said to be in equilibrium। non accelerated body is said to be in equilibrium, ठीक है, under the action of forces, under the action of forces। एक किताब टेबल पे पड़ी है तो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं? एक ग्रेविटी की फोर्स है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो वो इन दोनों फोर्सेस का सम क्योंकि ज़ीरो है तो इसलिए बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है फोर्सेस के लगने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ नहीं है और रिजल्टेंट ज़ीरो होने की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो इसकी हम कंडीशंस देखते हैं कि अच्छा, इसकी टाइप्स, दो टाइप्स भी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। उनमें एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जो कि मूव कर रहा हो, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें स्टैटिक में क्या होगा? एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में हो। हैं ये दोनों नॉन एक्सेलरेटेड। तो इस तरह से हम इसकी दो टाइप्स भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो फिर हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, वो हम आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, आइए अब बात करते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर होगी तो कैसे, क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं कि अगर वो पूरी हो जाएं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। आइए उन शराइत की बात करते हैं। तो वो दो शराइत हैं, टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? इसको फर्स्ट कंडीशन के नाम से कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एक बॉडी है, मैस m, इस पर एक फोर्स ये लग रही है F, दूसरी फोर्स जो है वो ये लग रही है, और तीसरी फोर्स जो है वो ये लग रही है F3, F1, F2, F3। ये तीन वेक्टर्स हैं, फोर्सेस वेक्टर्स हैं, ये इस पे अमल कर रहे हैं। इन तीनों को आप अगर ऐड करें हेड टू टेल रूल से, ये पहली फोर्स F1,
ये दूसरी फोर्स F2 और ये तीसरी फोर्स F3। तो ये क्लोज ट्रायंगल बन गई ये, तीनों को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से। तो इसका मतलब है कि यहाँ ज़ीरो रिजल्टेंट हो गया, पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाएं तो मतलब ज़ीरो रिजल्टेंट हो गया। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू नल वेक्टर, ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो अगर ज़ीरो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, और इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है। जब तीनों फोर्सेस का नेट ज़ीरो है तो मैं इसको कहता हूं समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो या नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, तीनों फोर्सेस का सम ज़ीरो है। जब बॉडी पे नेट फोर्स नहीं है, बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अच्छा, दैट इज नो नेट फोर्स, कोई इस पे नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तमाम फोर्सेस का नतीजा सिफर। फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट वो इस तरह से लग रही हैं कि उनका सम ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। बॉडी या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव भी कर सकती है। एक मूव करती हुई बॉडी पे अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो हो तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अमल करती है। बाबा न्यूटन क्या कहता है, फिजिक्स वालों का बाबा न्यूटन, वो क्या कहता है? वो कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एम, तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो, नो एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी या रेस्ट में होगी। ये खासी गौर तलब बात है कि बॉडी अगर हरकत कर रही है, मूव कर रही है और उस पे फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं इस पर, आगे मैं समझाता हूँ। तो ये बात है। अच्छा, एक बात, अगर एक फोर्स है आपके पास, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, Fx Fy, दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना। तो अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो फोर्सेस को हम ऐड कैसे करते हैं? सारे x कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो कि भाई अगर समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका ये भी मतलब है कि समेशन Fx इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और समेशन Fy ज़ीरो होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए था। तो रिजल्ट ये होगा कि फिर उसकी रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो हो। ठीक है, समेशन Fx कैसे ज़ीरो हो सकता है? समेशन Fx ज़ीरो होने का मतलब है राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम नेगेटिव लेते हैं, इनका सम ज़ीरो होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। राइट साइड पे लगने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट साइड पे लगने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लिया जाता है। तो इन फोर्सेस का सम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। समेशन यानी अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड अगर कोई फोर्स लग रही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो इनका समेशन Fy, इनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा। तो नतीजा ये होगा कि टोटल फोर्स नहीं होगी, कोई नेट फोर्स नहीं होगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, अब देखें एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लगाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं F1 F2 F3 F4 F5, इन सब को ऐड करते हैं तो नतीजा क्या है? सिफर।
तो इसका मतलब है इन सारी फोर्सेस का सम जीरो होगा। अगर किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं और उनको आप ऐड करते हैं और वो ऐड करने से एक क्लोज पॉलीगॉन बन जाती है, जैसे ये पेंटागन है 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं, इसको आप पेंटागन कह सकते हैं या आप पॉलीगॉन कह सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा जो है वो 2 से ज़्यादा साइड्स हों, पॉलीगॉन। तो अगर एक सारी फोर्सेस मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएं, एक क्लोज्ड फिगर बनाएं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोनल, कोई भी अगर फिगर बनाती हैं मिलकर, तो फिर उन फोर्सेस का सम जीरो होगा। और अगर फोर्सेस का सम जीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर पहली कंडीशन पूरी हो जाए तो इस सारी बहस का नतीजा हम क्या निकालें? मैं से एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, और ये बच्चे अक्सर जो है वो ये सवाल करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इफ़ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर पहली शर्त पूरी हो जाती है, देन लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। दैट इज, ये ए जीरो होगा। इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये जीरो होगा। सो बॉडी विल बी said to be in translational equilibrium. The body will be said to be in translational equilibrium. So if the first condition is satisfied, the body will be said to in translational equilibrium, because there is no translatory acceleration, because there is no net force. ये पहली कंडीशन। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। अच्छा, एक बात कर दूं, देखिए ये एक कार है, ठीक है, ये जा रही है 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रही है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब गाड़ी मजीद तेज़ नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, स्ट्रेट। तो इसका मतलब है कि समेशन एफ विल बी जीरो। इसका मतलब है कि इस कार पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, नो नेट फोर्स, क्योंकि अगर नेट फोर्स होगी तो न्यूटन कहता है कि एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एक्सेलरेशन पैदा हो नहीं रहा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है। क्या मतलब ये कि जो इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्सेस अपोजिट हैं, रोड की फ्रिक्शन है, पुर्जों की रगड़ है, हवा की मज़ामत है, ये सारी फोर्सेस जो अपोजिशन में है, अगर इंजन उसकी फोर्स को फिर बैलेंस कर देता है तो फिर वो गाड़ी क्या करेगी, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी। आप इंजन की ताकत को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करते हैं। अगर आप अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करते हैं तो गाड़ी हो सकता है कि 80 से 85 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे आ जाए, तो एक्सेलरेट कर गई। ठीक है, तो कहना ये चाहता हूँ कि हरकत करती हुई बॉडी पे भी फोर्सेस का सम जीरो हो सकता है। ये ज़रा हज़म कीजिए बात को कि हरकत करती हुई बॉडी, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है तो या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। रेस्ट में है तो हरकत में लाने के लिए नेट फोर्स चाहिए होगी। अब बॉडी हरकत में आ गई, अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करती रहेगी। ठीक हो गया, ये बात ज़रा आपको समझानी। अब एक केस आपके सामने रखता हूँ और अगली कंडीशन को देखते हैं। देखें, ये एक बीम है, जैसे वो सीसा होता है, बच्चे जिस पे बैठते हैं। मसलन एक जो है वो फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, ठीक है, F1, और एक जो फोर्स है इधर अप्लाई हो रही है, F2। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये दोनों फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ये भी है 10 न्यूटन और ये भी है 10 न्यूटन। बॉडी पॉइंट O पर यहाँ पिवट पे घूम सकती है। अगर इसका समेशन निकालेंगे, समेशन F इज इक्वल टू, तो वो होगा 10 न्यूटन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये 10 - 10 0 न्यूटन। तो इसका मतलब समेशन F इज इक्वल टू 0 हो गया। पहली कंडीशन पूरी हो गई।
पहली कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी क्या कर जाएगी, बॉडी रोटेट कर जाएगी, बॉडी रोटेट कर जाएगी, क्योंकि ये फोर्स नीचे प्रेस कर रही है, ये ऊपर, तो बॉडी रोटेट कर जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम तो पैदा हो गया। अब क्या करें, तो यहाँ पे हमें एक दूसरी कंडीशन भी लानी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब उस पे लगने वाला सारा टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। उस पे लगने वाले सारे टॉर्क का सम जीरो होना चाहिए। टॉर्क दो तरह से लग सकता है, या तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकता है या क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकता है। मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा होगा टॉर्क में, उसमें मैंने बात की है। तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टॉर्क को कहते हैं टॉर्क का असूल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, फिर उस दोनों टॉर्क का सम जीरो हो जाएगा। आपको पता ही है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर इन दोनों का सम जीरो है, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर हैं, तो फिर इनका सम जीरो होगा और फिर कंडीशन दूसरी पूरी हो जाएगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये बता चुका हूँ कि भाई टॉर्क वो क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है, जो बॉडी किसी बॉडी को रोटेट करवाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है। लेकिन अगर इफ समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स जो हैं अगर वो ऐड होकर ज़ीरो हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। इफ़ द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन देयर विल बी नो एंगुलर एक्सेलरेशन, और बॉडी कहलाएगी, किस में कहलाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। So if the second condition is satisfied, angular acceleration will be zero and body will be said to be in rotational equilibrium. For complete equilibrium, दोनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। यानी पहली बात कि समेशन f इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जिसका मतलब हो गया कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि समेशन टॉ जीरो होना चाहिए, जिसका मतलब होगा कि अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, चैप्टर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों मुकम्मल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी को दोनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, दोनों शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। यानी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए और उस पे लगने वाले टॉर्क का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटी सी, वैसे अपनी तरफ से मैं समझा देता हूँ कि ये बताओ कि ये फोर्स है 15 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ये फोर्स लग रही है F, पता नहीं कितनी है, ठीक है, लेकिन इसका टोटल जो डिस्टेंस है बीम का वो है 6 मीटर। 6 मीटर ये बीम है, चौड़ी फट्टा है ये 6 मीटर का। तो ये सेंटर पे है, ये भी 3 मीटर है, ठीक है, और जाहिर है कि ये भी 3 मीटर होगा। और ये जो फोर्स है ना वो साइड से, कॉर्नर से, ध्यान कीजिएगा ज़रा, ठीक है, ये फोर्स जो है
वो कॉर्नर से 1 मीटर पर लग रही है, ठीक है। तो बताओ ये फोर्स कितनी होगी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, यानी F बताओ फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए इस फोर्स की क्वांटिटी बताओ। ये बीम इक्विलिब्रियम में है। सॉल्यूशन समेशन टॉ इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड कंडीशन लगा के देखते हैं। अब इसमें पिवट क्या है? पिवट जो है वो आपका O है, यानी जहां बॉडी घूम सकती है पिवट आप एक लेंगे, ठीक है। पिवट वो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन जरूर आप एक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम O ले लेते हैं, इसी पॉइंट को लेते हैं। वैसे ये अपनी मर्जी का होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट O पिवट क्लियर है तो यहीं पे आप ले सकते हैं। वैसे पिवट आपकी चॉइस पर होता है, आप पॉइंट A B C D ले सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफाइन कर दे तो फिर उसी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि हमने O को पिवट यहाँ लगाया हुआ है तो इसलिए आप पॉइंट O को पिवट ले लें। अब देखिए आप सबसे पहले इस F1 का देखें, टॉर्क F1 ये फोर्स हो गई और इसका मोमेंट आर्म कितना हो गया 3 मीटर, ये फोर्स हो गई और इसका पिवट से फासला कितना है 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर। तो टॉर्क आपको पता ही है क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है FL के, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन मोमेंट ऑफ आर्म। अच्छा, ये जो फोर्स है F1 ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये इस बीम को किधर घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टॉर्क पॉजिटिव होगा, यानी इसको पॉजिटिव आप लेंगे। आगे आप बात करते हैं इस फोर्स की, ये फोर्स बॉडी को ऐसे घुमाएगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होगा, इसका टॉर्क नेगेटिव। ये है फोर्स F। इसका मोमेंट आर्म कितना है, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 मीटर है साइड से, तो बाकी ये बचेगा 2 मीटर, क्योंकि सेंटर से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है, तो ये कॉर्नर से 1 मीटर पे है, तो मतलब ये वाला 2 मीटर हो जाएगा, तो इसका मोमेंट आर्म हो गया 2 मीटर। ये फोर्स किधर घुमाएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, देखें आप एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ये पॉजिटिव F2 और इंटू 15 इंटू इसका मोमेंट आर्म कितना है 3 मीटर इज इक्वल टू 0, समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाली तमाम टॉस का सम 0 होना चाहिए। तो F1 कितना है, F1 है 10 न्यूटन इंटू 3 माइनस 2F आ जाएगा और प्लस 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 30 माइनस 2F और प्लस 15 3 45 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2F और प्लस 75 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2F इज इक्वल टू माइनस 75। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 75 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 37.5 न्यूटन। तो ये जो अननोन फोर्स थी ये 37.5 न्यूटन लगेगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन के लिए जो है ना वो हम न्यूमेरिकल करते हैं। अगला लेक्चर मेरा देखिए, उसमें हम मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो 2 पॉइंट जो है वो तकरीबन 7 से ऑनवर्ड या 6 से गालबन हम देख लेते हैं, वो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आज हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा और उसकी कंडीशंस पढ़ी और साथ हमने उसको थोड़ा सा अप्लाई भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसको याद रखिए, मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इकबाल वट्टू फिज़िक्स लेक्चरर सब्सक्राइब कीजिए और एस्पायर कॉलेज चिश्तियाँ का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।